हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसीज बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा आपको। तो जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इसमें आप 5 जगत यानी 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया, उन्हें अलग अलग जगत में यानी किंगडम में रखा गया। तो क्या था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। लाइक किसी पेड़ को अगर हम यहाँ पे आम के पेड़ को आम बोलते हैं, तो हो सकता है जापान में वो किसी और नाम से जाना जाता हो, आम को कुछ और बोलते हो। तो एक साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि एक साइंटिफिकली वो एक डाटा कलेक्ट कर पाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिससे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर पाए, उनके रिकॉर्ड रख पाए। तो उसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, जिससे क्या होगा, और हम उनको एक साइंटिफिक नाम दे दें। उससे होगा क्या कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था। सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स में क्लासिफाई किया। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पे किया? अगर हम कोई भी चीज कोई भी साइंस में कोई भी काम करते हैं तो हम उसका एक बेस लेके चलते हैं, हम रीजंस देते हैं कि हमने ये काम क्यों किया। तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। और किस तरीके से किया? उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा, यानी कि जो उनको बाहरी तौर पे नजर आ रहा था, उन्होंने सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कह दिया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स को उन्होंने, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे उनको ट्रीज नाम दे दिया। उन्होंने बोला जो बड़े बड़े ट्रंक वाले प्लांट हैं वो ट्रीज हैं, जो श्रब्स हैं, जो थोड़ी झाड़ी वाले प्लांट्स हैं उनको श्रब्स बोल दिया, और जो बहुत सॉफ्ट वाले थे स्टेम वाले प्लांट्स उनको हर्ब्स बोल दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल्स में 2 चीजें देखी, एक वो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था। एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था वो उनको नाम दिया एनाइमा। क्या नाम दिया? इनाइमा। और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं थे वो थे अनाइमा। क्लियर? तो एरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए एरिस्टोटल ने किया था। और उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स में और एनिमल्स में। बेसिस क्या था? उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बाहरी जो संरचनाएं हैं उनको देखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। ये वाली जो थ्योरी थी एरिस्टोटल की, ये हो गई फेल, क्योंकि इससे अभी भी बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, लीनियस। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमेलिया के अंडर डिवाइड किया, लेकिन उनका तरीका अलग था। उन्होंने क्या चीज कंसीडर करी? जैसे एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, वैसे ही लीनियस ने सेल वॉल को को देखा। उन्होंने देखा कि जिन चीजों में सेल वॉल किन किन में सेल वॉल प्रेजेंट है और किस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी
एब्सेंट थी उनको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया, और जिनकी सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। तो किंगडम प्लांटी के अंदर लीनियस ने किस किस को रखा? एल्गी को रखा, ब्रायोफाइटा को रखा, टेरिडोफाइटा को रखा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बैक्टीरिया और फंजाई, इतनी सारी चीजें उन्होंने प्लांटी के अंदर रख दी। और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने वर्टिब्रेट्स को रखा, जितने भी वर्टिब्रेट्स थे वो सारे किसके अंदर रख दिए? एनिमेलिया के अंदर। और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल कौन से? प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, इनको इन्होंने रखा। अब बात ये आती है कि जैसे एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चुना था, वैसे ही लीनियस ने सेल वॉल को क्यों चुना? तो लीनियस का रीजन था कि भाई सेल वॉल जो है उसको हम इजीली समझ सकते हैं, इसीलिए हम सेल वॉल के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, दो किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। एक किंगडम प्लांटी रख देते हैं, एक किंगडम एनिमेलिया रख देते हैं। जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको हम रख देंगे किंगडम प्लांटी के अंदर, और जिसके अंदर एनिमेलिया प्रेजेंट नहीं है, सॉरी जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, उनको हम रख देंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर। पर ये जो लीनियस का मॉडल था ये भी बहुत जल्दी फेल हो गया। इससे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इस कैटेगरी में आते ही नहीं थे। उनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट था। अब आप उनको ना प्लांटी में रख सकते हैं, ना ही आप उनको एनिमल किंगडम में रख सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना प्लांट को और एनिमल किंगडम दोनों को बिलोंग करता है। इसमें एनिमल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूग्लिना के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये क्या है? इसका एक एनिमल कैरेक्टर ये शो कर रहा है। लेकिन साथ ही यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, यानी कि प्लांट कैरेक्टर भी शो कर रहा है, ये अपना खाना खुद से बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साफ है कि यूग्लिना के अंदर एक प्लांट कैरेक्टर भी है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो एनिमल कैरेक्टर भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की अभी भी एक समस्या बनी हुई थी कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाए, किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि ना हम इन्हें प्लांट में रख सकते हैं और ना ही एनिमल में रख सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या था लीनियस में? लीनियस के अंदर दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कि हम किस ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ऑर्गेनिज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, क्योंकि सेम किंगडम में के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट थे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। सेम किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक भी प्रेजेंट है, और सेम किंगडम के अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक भी प्रेजेंट है। तो ये जो ड्रॉबैक था ना लीनियस का, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में लीनियस ने रखा था एल्गी को सबसे पहले। और एल्गी कैसा है? मल्टीसेलुलर है। एल्गी मल्टीसेलुलर है, लेकिन एल्गी के अंदर भी एक्सेप्शन है। एल्गी के अंदर क्या है कि जो क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनाज है ये यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, एल्गी जो मल्टीसेलुलर है लेकिन उस एल्गी का एग्जाम्पल बताइए जो कि यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल याद रखने, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनाज, ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर एल्गी है। साथ ही कैसे हैं? यूकैरियोटिक है और ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। दूसरा आया था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ब्रायोफाइटा कैसा है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेम किंगडम के अंदर है। डिफरेंस देखते चलिए। टेरिडोफाइटा जो है वो कैसा है? मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट्स है तो अपना खाना खुद ही बनाएंगे, तो सारे ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे। जिम्नोस्पर्म्स है वो मल्टीसेलुलर है, उसके साथ कैसा है? यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। एंजियोस्पर्म क्या है? मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बना रहे हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसी सेम किंगडम के अंदर बैक्टीरिया कैसे हो गए? यूनिसेलुलर हो गए, और कैसे हो गए? प्रोकैरियोटिक हो गए। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, ये प्रिमिटिव सेल्स हैं।
पर बैक्टीरिया के अंदर अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या डेड सेल्स पर डिपेंड करते हैं। फिर आता है हमारा फंजाई। फंजाई कैसा है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया लीनियस के मॉडल का कि इसके अंदर किस यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था। दूसरा जो था वो एल्गी को लेके था। एल्गी के अंदर क्या था कि भाई एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर भी है और एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर एल्गी का एग्जांपल आप याद रखेंगे स्पायरोगैरा। कौन सा एग्जांपल है? स्पायरोगैरा है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? क्लोरेला और क्लामाइडोमोनाज। ठीक है, तो ये वाले जो एग्जाम्पल है ये आप याद रखेंगे। ये बहुत एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जब आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये वाली चीज भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए ना, हैंड रिटन नोट्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगी। आप वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स ले सकते हैं वहां से। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे ड्रॉबैक की। तीसरा ड्रॉबैक था जो वो फंजाई का था। फंजाई का क्या ड्रॉबैक था भाई? फंजाई जो थे वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फंजाई अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ग्रीन प्लांट को जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, इन दोनों को ही सेम किंगडम में रख दिया, प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया, जिसमें ऑटो और हेटेरोट्रॉफ जो है वो कैसे आ गए? सेम किंगडम के अंदर ही आ गए। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि भाई फंजाई जो है उसकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये लास्ट टाइम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस अगर कभी भी पूछता है, ये सेल वॉल का कंपोजिशन पूछता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, मोस्टली पूछा जाता है। अगर आप सीटैट या यूपीटैट किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल का डिफरेंस भी देखने को मिलता है। फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। थर्ड किंगडम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किंगडम वही है। एक हमारा किंगडम है प्लांटी, दूसरा है एनिमेलिया। इसके अंदर सिर्फ प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर किस किस को रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके अंदर आ गए? प्रोटोजोआ के अंदर। बैक्टीरिया को रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर, फंगस को रखा गया, और यूनिसेलुलर एल्गी को रखा गया क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास के अंदर। और ये वाला भी जो किंगडम था वो पूरी तरीके से फेलियर था। इसके बाद आता है 4 एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फेलियर था। इसमें क्या हुआ? जैसे कि 3 किंगडम में प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा था, इसमें एक मोनेरा को भी जोड़ दिया गया, जिसके अंदर सारे बैक्टीरियाज को रख दिया गया, ठीक है। मोनेरा के अंदर किसको रखा गया? सारे बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया। अब इसके बाद जो एक किंगडम आया वो आया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। इन्होंने 5 किंगडम ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, और फिर मोनेरा एंड फंजाई। क्राइटेरिया क्या था? किस बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम पे डिवाइड किया? तो उनका क्राइटेरिया था, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर देखा उन्होंने कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या सेल स्ट्रक्चर है। उसके बाद उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनके बीच में कैसी है। तो ये जो 5 कैटेगरीज थी ये उन्होंने कंसीडर करी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए। चलिए इस चार्ट की हेल्प से इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से डिवाइड था। यहाँ पर कैरेक्टर्स है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आर.एच. विटेकर ने कंसीडर किए थे। ये हमारे सारे किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया।
ठीक है। तो पहले बात करते हैं सेल टाइप की। मोनेरा कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोटिक रखे उन्होंने, फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक रखे, प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक रखे और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक रखे। लेकिन फिर सेल वॉल को अगर उन्होंने देखा, सेकंड चीज उन्होंने क्या कंसीडर करी? सेल वॉल को कंसीडर किया। मोनेरा के अंदर सेल वॉल कैसी है? नॉन सेल्यूलोसिक है, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज है उनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है। जो मोनेरा के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी सेल वॉल कैसी होगी? पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। फंजाई की सेल वॉल का कंपोजिशन काइटिन है, यहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो काइटिन से बनी हुई होगी। प्लांट के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंसिडर किया तो उन्होंने पाया कि मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, जो नॉन सेल्यूलोसिक है और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, वो किसके अंदर आएंगे? मोनेरा के अंदर आएंगे। प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फंजाई मेंबर्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होगी, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? मोनेरा के अंदर सेलुलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रोटिस्टा के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, फंजाई में मल्टी सेलुलर होंगे और लूज टिश्यूज होंगे। लूज टिश्यूज का मतलब क्या है? टिश्यूज जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, प्रेजेंट होंगे लेकिन उनके बीच में गैप होगा। उसके बाद प्लांट के अंदर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही होगा। जब हम प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे तब हम टिश्यू सिस्टम और उसका ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ेंगे, तब ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एनिमेलिया के अंदर क्या होगा? टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे और ऑर्गन सारे मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाएंगे। फंजाई जो होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे और पैरासिटिक होंगे, यानी कि वो अपना खाने के लिए दूसरे पे भी डिपेंड करेंगे। और पैरासिटिक होंगे तो वो दूसरे किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। सैप्रोफिटिक होंगे तो किसी भी डिकेइंग एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। प्लांटी जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा, जबकि एनिमेलिया जो होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे, अपने खाने के लिए दूसरों पे भी डिपेंड करेंगे, होलोजोइक भी होंगे और सैप्रोफिटिक भी होंगे। तो ये थे हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो।